हेलो एवरीवन, आई एम राधिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 10th के साइंस का बैच। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इस चैप्टर को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है। देखो, जूनियर क्लासेस में आपने दो तरह के चेंजेस पढ़े थे, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? जब सब्सटेंस की जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है, जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वही बदल जाए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज। और फिजिकल चेंज की बात करें, इस तरह का चेंज जिसमें सब्सटेंस का जो बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम रहे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। अब इस चीज को समझते ही कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज मीन बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले, लाइक अगर हम वाटर की बात करें, हम सभी जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2। अब आप पानी को बॉईल किए, ठीक है, आपने पानी को बॉईल किया तो वाटर चेंज हो गया स्टीम में, लेकिन स्टीम में चेंज होने के बाद भी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो H2O। सो बेसिकली अगर जो केमिकल फॉर्मूला है किसी सब्सटेंस का वो चेंज नहीं हो रहा, तो इस तरह की चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और वही अगर केमिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाए, लाइक सपोज अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, तो हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो इस केस में क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी हमने सब्सटेंस कुछ और लिया था, बट रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बन गया प्रोसेस के बाद, तो हम इसको क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। तो ये बेसिक एग्जाम्पल समझ में आया बेटा? मतलब क्या हुआ, जहां सब्सटेंस का जो केमिकल फॉर्मूला है अगर वही बदल जाए तो इसे हम कहेंगे केमिकल चेंज, और वही सब्सटेंस का अगर जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम रहे, सिर्फ उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो बदल रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। लाइक वाटर की हमने क्या करवाई? बॉयलिंग, ये हो गया फिजिकल चेंज। और वही वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद बना क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। वही वाटर को बॉईल किया तो वाटर का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, H2O ही रहेगा, चाहे स्टीम के फॉर्म में हो या लिक्विड में वाटर के फॉर्म में हो। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक आपने एक वुड लिया, ठीक है, वुडन लॉग, लकड़ी का टुकड़ा लिया, आप उसे कट कर रहे हो। अगर आप उसे कट कर रहे हो तो उसका जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कॉम्पोजिशन है जो भी उसमें प्रेजेंट, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर आप लकड़ी को कट कर रहे हो तो दैट इज फिजिकल चेंज। और वही अगर आप लकड़ी को जलाओगे तो उसमें से कुछ सब्सटेंस वेपर के फॉर्म में निकलेगा, कुछ का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, साथ में केमिकल जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल फॉर्मूला है, वो भी बदल जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। तो ये बात क्लियर? जहां पे सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाए तो हम कहेंगे केमिकल चेंज, और जहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहे तो उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। अब इस चैप्टर की हम बात करते हैं नाम की। तो नाम में ही एक वर्ड आपको दिख रहा है, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो वही प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज आया। हमने कहा यहाँ पे वाटर में केमिकल चेंज आया, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। तो याद रखना है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। तो चलिए देखिए, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। केमिकल चेंज यानी क्या कहा गया? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन पूरी तरह से बदल जाए और साथ ही में न्यू केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो, तो इस तरह के प्रोसेस को नाम क्या दिया जाएगा? केमिकल चेंज, या इसी को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल,
कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अगर हम बात करें कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, आपको पता है फूड को जब कुक किया जाता है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो चेंज होने लगते हैं, उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बदलने लगता है। तो कुकिंग ऑफ फूड हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन, या इसको कह सकते हैं केमिकल चेंज। लाइक अनदर एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। हम सभी जानते हैं आयरन में जब रस्टिंग होती है, कहने का मतलब आपने देखा होगा लोहे को अगर खुले में रखा जाए ओपन स्पेस में इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड वाटर, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रस्ट। और जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, रस्टिंग। तो रस्टिंग भी एक केमिकल प्रोसेस है क्योंकि वहां पे आयरन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और बनता क्या है Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 डॉट XH2O। अभी ये रिएक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे प्रोसेस में, मैं बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अगर आपको डिफाइन करने बोले तो आप बोलेंगे एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन सब्सटेंस का पूरी तरह से बदल जाए और न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, तो इसी को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ये थे आपके दो एग्जाम्पल, तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अगर हम ग्रेप्स में फर्मेंटेशन की बात करें, फर्मेंटेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और इसके कारण अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फर्मेंटेशन किस में देखने को मिलता है, यीस्ट ऑर्गेनिज्म। यीस्ट ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो होता है एनारोबिक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ फॉर्मेशन होगा अल्कोहल का। चूंकि हमने लिया था ग्रेप जूस और नया प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, अल्कोहल, तो हम कहेंगे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स किस तरह का चेंज हो गया, केमिकल चेंज, और प्रोसेस क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। अब ये तो पता चल गया बेटा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, सेकेंड चेंज इन कलर, थर्ड change in temperature, fourth evolution of a gas, and the fifth one फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो 5 हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हैं जो हमें केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलेंगे। या तो स्टेट चेंज होगा, या तो कलर में चेंज देखने को मिलेगा, या टेम्परेचर में चेंज आएगा, या कोई गैस इवॉल्व होगी, और लास्ट में बताया गया प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब हम समझेंगे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन की, उनको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। तो आपके बुक में एक्टिविटी दी गई है, पहले एक्टिविटी समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्टिविटी 1.1, इसमें आपको कहा गया है कि आपको मैग्नीशियम मेटल की रिबन लेनी है। अगर कोई भी मेटल बोला जाए तो आप इस तरह से उसका फॉर्मूला लिख देंगे। आपको पता है मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। अब आपने मैग्नीशियम मेटल की रिबन ली और आप इसे जला रहे हैं, तो आपको पता है जब भी किसी चीज़ को जलाया जाए तो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्मेशन किसका होगा, तो फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक, तो यहाँ हमने देखा एक्टिविटी 1.1 में हमने लिया मैग्नीशियम मेटल का रिबन और उसको हम जला रहे हैं, तो रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन गैस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा यहाँ ऑक्सीजन गैस को O2 क्यों लिखा। तो इस तरह से जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं एलिमेंट्स वो जनरली डायटोमिक स्टेट में होते हैं, मतलब 2 एटम उनके साथ में होते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, O2, मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ,
फॉर्मूला क्या बनेगा न्यू सब्सटेंस का? तो मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन का -2, तो ये क्रॉस होगा तो Mg2O2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन गया? MgO। अगर इस रिएक्शन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैग्नीशियम मेटल जो है इसका रिबन होता है ग्रे कलर का। किस कलर का होगा? ग्रेश। और जब हम इसे जलाएंगे तो यहाँ पे नीचे एक सफेद रंग की राख बचेगी, व्हाइट ऐश। वो व्हाइट ऐश किसकी होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ चेंज दिख रहा है आपको? पहले कलर क्या था? ग्रे, अब क्या हो गया? व्हाइट। तो पहली प्रॉपर्टी आपको नजर आई। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या कही थी? चेंज इन स्टेट, यहाँ सॉरी चेंज इन कलर। तो ये हो गया चेंज इन कलर। पहले कलर था ग्रे, अब कैसा हो गया? व्हाइट। दूसरी चीज जरा ध्यान से देखिए, पहले ऑक्सीजन कौन से स्टेट में था? गैसियस स्टेट में। क्या वो अब गैसियस स्टेट में रहा? नहीं रहा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के बना लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक व्हाइट कलर का पाउडर। तो दूसरी चीज हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व की? चेंज इन स्टेट। तीसरी चीज आपको पता है, हम यहाँ मैग्नीशियम मेटल को जला रहे हैं और जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, यानी यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर। तो 3 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली फर्स्ट एक्टिविटी में। अब यहाँ फर्स्ट एक्टिविटी से रिलेटेड आपको एक बात बता दूं, जब भी मैग्नीशियम मेटल जलता है तो याद रखिएगा ये डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, मतलब बिल्कुल एकदम चमकती हुई सफेद रोशनी के साथ। आपको पता है अलग अलग केमिकल सब्सटेंस जब उनको बर्न किया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम मेटल किस कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है? व्हाइट फ्लेम। ये हो गया आपका एक्टिविटी 1.1। इससे रिलेटेड एक बात और ध्यान में रखनी है, जब भी मैग्नीशियम मेटल को जलाया जाता है तो जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, उसको रब किया जाता है सैंड पेपर से। क्यों? उसका रीजन आपको बताती हूँ। जब मैग्नीशियम मेटल लंबे समय तक ओपन स्पेस में रहता है तो इसके ऊपर अपने आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। अगर आप सोचिए यहाँ पहले से ही अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता तो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो पाता? नहीं हो पाता। इसीलिए जब भी मैग्नीशियम मेटल को जलाया जाता है तो पहले हम उसे सैंड पेपर से रब करके क्लीन कर देते हैं, ताकि ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट थी वो रिमूव हो जाए। ये हो गया एक्टिविटी 1.1। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 में हमें दिए गए हैं 2 केमिकल सॉल्यूशन। पहला दिया गया लेड नाइट्रेट का। लेड का सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट NO3, चार्ज +2 और यहाँ -1। क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा लेड नाइट्रेट का? PbNO3 ट्वाइस। अब साथ में हमें दिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड। तो चलिए देख लेते हैं। पोटेशियम यानी कि आयोडाइड यानी I। चार्ज हो गया यहाँ +1, यहाँ -1। क्रॉस किया, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? Ki। जब हमने ये 2 केमिकल सॉल्यूशन लिए, देखो ये जो लेड नाइट्रेट है इसको हमने पहले पानी में घुलाया और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया। ये सॉल्यूशन कैसा होता है? कलरलेस। और इसी तरह हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया और उसको भी वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन तैयार किया। ये भी बनाता है कलरलेस सॉल्यूशन। तो 2 अलग अलग कलरलेस सॉल्यूशन हमने लिए, एक लेड आयोडाइड, एक लेड नाइट्रेट और दूसरा पोटेशियम आयोडाइड, और दोनों को एक साथ मिक्स किया। जब हम मिक्स करेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे अचानक से सॉल्यूशन में येलो कलर प्रोड्यूस होगा, और वो येलो कलर किसके कारण होगा? न्यू प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के कारण। देखिए बेटा, जब भी केमिकल सब्सटेंसेस इस तरह से पेयर्स में प्रेजेंट हो तो आपको क्या कर देना है? पेयर को एक्सचेंज, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसी तरह से इसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो केमिकल सब्सटेंस क्या बनेगा? एक बनेगा लेड आयोडाइड और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। फॉर्मूला तो आप बना ही लेंगे चार्ज देके। यहाँ +2 है, यहाँ -1, फॉर्मूला हो गया PbI2। और इसी तरह से पोटेशियम का चार्ज है +1, नाइट्रेट का -1, फॉर्मूला हो गया KNO3।
आप ऑब्जर्व करेंगे अचानक से सॉल्यूशन में येलो कलर आएगा, वो येलो कलर किसके फॉर्मेशन के कारण आता है, तो लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, और साथ में जो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा वो किसका होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। आई होप सो ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, और वो वर्ड क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, जो कि फॉर्म हुआ केमिकल रिएक्शन में और वो नेचर में इनसॉल्युबल हो। मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, प्रेसिपिटेट मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में फॉर्म हुआ और वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। तो हमने लिखा प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। आई होप सो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर चेंज की बात करें तो जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिली केमिकल रिएक्शन की। तो पहला तो इस वर्ड में ही आंसर है प्रेसिपिटेट, तो एक हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और दूसरा हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, और दूसरा आप बोलोगे मैम यहाँ पे सॉल्यूशन थे दोनों कलरलेस और यहाँ पे कलर कैसा आया, येलो। तो दूसरा चेंज हमने क्या नोटिस किया, चेंज इन कलर। ये हो गई सेकेंड एक्टिविटी। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी थर्ड। अगर हम बात करें एक्टिविटी 1.3 की, तो इसमें हमें कहा गया, हमें दिया गया है जिंक मेटल। तो जिंक मेटल का सिंबल हो गया Zn। रिएक्शन कराना है हमें एसिड के साथ, तो दो एसिड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक बार हम जिंक मेटल का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और दूसरी बार इसका हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब हमने जिंक मेटल का रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। और इसी तरह से जब हम जिंक मेटल का रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो फॉर्मेशन होगा जिंक सल्फेट का, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। अगर इन दोनों रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने लिया मेटल और साथ में लिया था लिक्विड फॉर्म में एसिड, जबकि बना क्या, सॉल्ट, और साथ में रिलीज क्या हुई, गैस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिली बेटा, तो पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो जब हम इस रिएक्शन को करते हैं ना, आपने जिंक मेटल के टुकड़े लिए एक बीकर में और उसमें डाला एसिड, तो थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे वहां पे बबल्स बनने लगेंगे। वो बबल्स किसके कारण होंगे, तो हाइड्रोजन गैस के कारण। और साथ में हमें याद रखना है, यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि बीकर अपने आप गर्म हो जाएगा। तो गर्म क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा टेम्परेचर चेंज। और तीसरी चीज जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे वो है कि यहाँ पे जब हमने इस रिएक्शन को करवाया, ठीक, तो यहाँ पे आपने लिया था सॉलिड और लिक्विड, और बना क्या, सॉलिड और साथ में गैस। तो यानी कि यहाँ पे चेंज इन स्टेट आया। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई इस केमिकल रिएक्शन की। तो इसके साथ हमने देखा बेटा एक्टिविटी हमने तीन पढ़ लिए, एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3, और हमने देख लिए क्या क्या चेंजेस इन प्रॉपर्टीज आ रही है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। सो द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं अ शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, a short symbolic representation of a chemical reaction.
तो जब हमने एक केमिकल रिएक्शन को इस तरह से शॉर्ट सिंबल्स को यूज करके रिप्रेजेंट करें तो उसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने रिएक्शन करवाया आयरन का, ठीक है, आयरन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ और बना क्या, फेरिक ऑक्साइड। अभी बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपको, ये फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, किस तरह से ये फॉर्म हुआ, वो सारी चीजें अभी हम समझेंगे। तो देखो पहले तो आप ये समझो कि हमने आयरन को क्या लिखा, Fe, और ऑक्सीजन को क्या लिख दिया, O2, और ये एरो क्या बता रहा है कि ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुए और ये रिजल्ट हुआ, ठीक है, रिजल्ट क्या आया, Fe2O3। तो देखो बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब कोई केमिकल रिएक्शन, मैंने कहा आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है। अगर इसी को हम सेंटेंस में लिखते तो हम क्या लिखते, व्हेन वी टेक आयरन मेटल एंड रिएक्ट इट विद ऑक्सीजन गैस वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 और फेरिक ऑक्साइड। अब इसी को शॉर्ट में हमने इस तरह से यहाँ लिख दिया, Fe के लिए, Fe मतलब आयरन, O2 यानी ऑक्सीजन, ये प्लस क्या बता रहा है कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, एरो का डायरेक्शन हमें बता रहा है कि रिजल्ट क्या आया, और रिजल्ट क्या आया वो आपके सामने है, Fe2O3। तो इस तरह से जब हम एक केमिकल रिएक्शन को इस तरह से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें तो इसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले ये Fe2O3 क्या है ये आपको बता देती हूँ। तो देखो बेटा आयरन शो करता है दो चार्ज, एक होता है +2 और एक होता है +3। जब +2 चार्ज शो करे तो इसे हम बोलते हैं फेरस, और जब +3 चार्ज शो करे तो इसे हम बोलते हैं फेरिक। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के टाइप्स देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन होते हैं दो तरह के, एक होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा होता है सिंबॉलिक इक्वेशन। पहले तो ये समझ लो वर्ड इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक इक्वेशन क्या है। अगर आप किसी केमिकल जो इक्वेशन दी गई है उसमें आप सारे सिंबल्स की जगह वर्ड्स का यूज कर रहे हो तो दैट इज वर्ड इक्वेशन, और वही अगर आप सिंबल्स का यूज करो तो इसे हम कहेंगे सिंबॉलिक इक्वेशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक आपने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl का मैग्नीशियम मेटल के साथ, आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का। इसी को अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखते तो कुछ इस तरह से लिखते कि हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन कराया मैग्नीशियम मेटल के साथ, बनेगा यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया बेटा वर्ड इक्वेशन और ये हो गया सिंबॉलिक इक्वेशन। अब देखिए जो केमिकल इक्वेशन है इसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, वो होते हैं अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड। अब ये अनबैलेंस क्या है, बैलेंस क्या है, चलिए इसको समझते हैं। देखो बेटा अनबैलेंस इक्वेशन के लिए एक और नाम यूज होता है और वो होता है स्केलेटल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं, केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स आपको बताए गए, पहला है अनबैलेंस इक्वेशन और दूसरा है बैलेंस इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए अनबैलेंस और बैलेंस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें नंबर ऑफ एटम को काउंट करना सीखना होगा। तो आप बोलोगे काउंटिंग तो हमें पहले से भी आती है, तो चलिए देखते हैं कितनी काउंटिंग आती है आपको। लाइक सपोज हमारे सामने एक एग्जाम्पल हमने लिया, ये आ गया केमिकल फॉर्मूला। अब इसमें आपको बोला जाए नंबर ऑफ एटम को काउंट करो, तो पहली चीज बेटा याद रखना, सबसे पहले देखना एलिमेंट हमें क्या क्या दिया गया। तो हमें 3 एलिमेंट दिए गए, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर और तीसरा है ऑक्सीजन। फिर देखना है हमें इनमें नीचे कौन सा नंबर दिया गया है, वही होगा हमारा नंबर ऑफ एटम। अगर कहीं पे कोई नंबर नहीं गिवन है तो वहां आप समझ जाएंगे वहां क्या होगा 1। तो हाइड्रोजन है यहाँ 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन है 4।
ये हो गया H2SO4। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेड हाइड्रोक्साइड। अब आप देख सकते हो यहां लगा है ब्रैकेट के बाहर एक नंबर। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले एलिमेंट देख लो, एक है लेड, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो लेड यहाँ पे कितना है बेटा? 1। यहाँ पे भी नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में 1। बट एक प्रॉब्लम यहाँ अराइज हो रहा है कि ब्रैकेट के बाहर दिया है 2। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो वो अंदर के सभी नंबर से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे? 2। और हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2। तो इस तरह से हमें मिल गया लेड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एटम पता चल गए और यहाँ पे भी। तो चलिए अब हम समझते हैं अनबैलेंस्ड और बैलेंस का कॉन्सेप्ट। तो देखो बेटा, जब भी आपको कोई केमिकल इक्वेशन दिया जाए कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो सबसे पहले आपको करना होगा नंबर ऑफ एटम्स को काउंट, और तब जाके हमें पता चलेगा इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। यहां हमने लिया बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, प्रोडक्ट में बना बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो चलिए चेक करेंगे बैलेंस्ड है या अनबैलेंस। अब करते कैसे हैं वो देखिए। सबसे पहले लिख लेने हैं सारे एलिमेंट। हमें एलिमेंट क्या क्या दिए गए, तो आपको दिख रहा है 5 एलिमेंट है हमारे पास, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब बात करें बेरियम की, तो बेरियम यहाँ कितना है? देखो यहाँ पे आप क्या करना, 2 कॉलम ले लेना, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। ठीक है, बेरियम को पहले देखो रिएक्टेंट में कितना दिया है, कुछ नहीं है यानी 1। प्रोडक्ट में भी कितना है? 1। फिर आप देखो क्लोरीन, रिएक्टेंट में है 2, प्रोडक्ट में है 1। दिख रहा है आपको, क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2, और प्रोडक्ट में कितना है? अगेन 1। सल्फर इधर है 1 और उधर भी है 1, और ऑक्सीजन है 4, इधर भी है 4। तो देखो बेटा, ये निकल गए नंबर ऑफ एटम। अगर ये दोनों तरफ पूरी तरह से इक्वल हो जाएं सारे के सारे, तो हम कहेंगे इक्वेशन बैलेंस है। और अगर आपको इस तरह से दिखाई दे कि कहीं पे एक तरफ नंबर ज्यादा और दूसरी तरफ कम है, तो हम कहेंगे इक्वेशन कैसा है हमारा? अनबैलेंस। तो ये बात समझ में आ गई। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एलिमेंट के लिए इक्वल आ जाए सभी, तो इसे हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। और अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या होता है? अनबैलेंस इक्वेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। बट वो आएगा हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड।